छुट्टी है, रक्षाबंधन के 3 दिन बाद तक छुट्टी। सही है। कुछ पूछना है? यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है क्या? हाँ, चाय पीने गया है। कुछ पूछना है? नहीं? हाँ बोलिए ना। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर्सनल है, मैं शेयर करूँगा। सब्जेक्ट रिगार्डिंग कुछ पूछना है? नहीं ना? हाँ बोलिए ना। हाँ, नहीं, कैटावेटिक और एनावेटिक बारिश का सिंपल लॉजिक है। एयर राइज कर रहा है, राइजिंग एयर क्या हो रहा है? कूल होता है, ठंडा होता है, और जब वो कूल ठंडा हो रहा होता है तो वह कंडेंस होता है। ठीक है, कंडेंस होगा तो वह क्या होगा? सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड होगा तो वर्षा होगी। सिंपल सा। बिकॉज ऑफ बीच में ड्यू टू इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मीन्स क्या? ऊपर भी कोल्ड एयर है, नीचे भी कोल्ड एयर है। वार्म एयर कंसंट्रेट कहाँ है? बीच में। अभी डिस्कस करके समझा देते सो फिगर से। और कुछ नहीं ना? चलिए एक एक करके देखते हैं। ये ज्योग्राफी ऑफिशियली आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका जो है क्रैश कोर्स है। फटाफट चीज़ों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिफोर द कार्बोनिफेरस एज, कार्बोनिफेरस एज से पहले, ठीक है, अर्थ के 2 ही टोपोग्राफी थे, लैंडमास और वाटर बॉडीज। ऑल लैंडमास आर अटैच्ड विथ ईच अदर which is known as Pangaea and water bodies are Panthalassa। ठीक है, तो यह Pangaea है, ग्रेट कॉन्टिनेंट है, और यह क्या है? Panthalassa। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यहां से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे ये होंगे क्या? Pangaea का डिवीजन कब स्टार्ट हुआ है? अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कार्बोनिफेरस एज वाज द डिविजनल एज ऑफ Pangaea। ठीक है, जहां से क्या हुआ है? Pangaea का डिवीजन स्टार्ट हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, Pangaea का नदर्न पार्ट क्या था? नदर्न पार्ट क्या है? यूरेशिया। ठीक है, या इसको लॉरेशिया भी कहते हैं, यूरेशिया। और नीचे वाला पार्ट क्या था? गोंडवाना लैंड। ठीक है, आइए देखते हैं, एक फिगर में होगा इसका क्लियर। क्या था यह? लॉरेशिया। और यह क्या था? गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। यूरेशिया, यूरोप बेसिकली। ठीक है, और एशिया का कुछ पार्ट। गोंडवाना लैंड में क्या है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यह जो Pangaea और Panthalassa का यह क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट टाइम किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर में इसको एक्सप्लेन किया गया था। जो एक ग्रेट कॉन्टिनेंट्स था व्हिच वाज Pangaea, और एक वाटर बॉडीज था जिसका नाम क्या था? Panthalassa। ठीक है, यह भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय वेगनर, और इसी में यह डिफाइन किया गया था ए ग्रेट कॉन्टिनेंट्स व्हिच वाज Pangaea एंड ऑल वाटर बॉडीज अटैच्ड टू ईच अदर व्हिच वाज Panthalassa।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच वाज गिवन बाय वेगनर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। वेगनर ने इसको भी बहुत सारे एविडेंस के बेस पे कहा था। वेगनर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लॉरेशिया का पार्ट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, अंडरस्टूड है। यहां पे इस दोनों के मार्जिन में क्या होगा, जियोलॉजिकल सिमिलरिटी होंगी, नहीं होंगी, भूगर्भिक विशेषता होंगी, जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज नहीं होंगी, बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज भी होंगी, जैविक विशेषता भी होंगी। ठीक है, जबकि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होगा, जियोलॉजिकल सिमिलरिटी हो। यही क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। ठीक है, तो यह आप कॉन्सेप्ट से अपने माइंड से यह कर सकते हैं जो अच्छा ये दोनों एक साथ था, तो अगर पूछ रहा है जो सिमिलरिटी है दैट मीन्स यह सही पूछ रहा है। ठीक है, अगर यही पूछता जो जियोलॉजिकल सिमिलरिटी बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका, तो हमारा क्या होता, गलत स्टेटमेंट होता। जियोलॉजिकल सिमिलरिटी अगर अमेरिका और यूरोप में है तो वह क्या है, हमारा सही है। ठीक है, तो यह आपको देखना होगा। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन का पार्ट होता है लॉरेशिया के पार्ट कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या है, हाँ लॉरेशिया के पार्ट, सॉरी लॉरेशिया बोल रहे हैं, गोंडवाना लैंड के पार्ट है। और यह क्या है, लॉरेशिया का पार्ट है, इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं। अब इसके बीच में एक सी था जो इसमें फिगर में नहीं दिख रहा है, विच वॉज टेथिस सी। क्या है वह, टेथिस सी, यहां पे छोटा सा दे रखा है लेकिन यह एक्चुअल में मिड में था। नदर्न पार्ट लॉरेशिया था और सदर्न पार्ट क्या था, गोंडवाना लैंड। समझे ना फिगर पे सारा, यह फैक्ट्स है। इसका डिवीजन कब स्टार्ट हुआ है, कार्बोनिफेरस एज में। हाँ, कार्बोनिफेरस एज इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक मिनट, डिवीजन के बाद क्या हुआ है, ये शेप आया है हमारा ओशियन और कॉन्टिनेंट्स का। ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय वेगनर, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वर्ड वाज इन्वेंट बाय एंटोनियो स्नाइडर। यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने किया था, एंटोनियो स्नाइडर ने किया था। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। समझे ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे हैं, यह वर्ड किसने यूज किया था, स्नाइडर ने, और यह थ्योरी किसने दिया था, वेगनर ने, which was based on some evidence like biological evidence, geological, जो मैंने अभी डिस्कस किया, जियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, पैलियो जियोलॉजिकल एविडेंस, ये सारे कुछ एविडेंस के बेस पे उन्होंने कहा था एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, बट साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या करता है, वह साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है जो महाद्वीप एक दूसरे से क्या है, दूर जा रहा है। फिर वन मोर थ्योरी which was also explained the displacement of plate, which was sea floor spreading theory। सागर नितल, सब फैक्ट्स है, लिखते जाए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सागर नितल हिंदी में सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हैरी हेस, किसने दिया था, यह हैरी हेस ने दिया था, हैरी हेस। हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसके बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, विल्सन है, मैकेंजी है, पार्कर है, टूजो विल्सन, विल्सन पूरा नाम क्या है, टूजो विल्सन। प्लेट वर्ड वाज गिवन बाय टूजो विल्सन एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय वेगनर। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीप जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस हैं क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कुछ क्लोज आ रहे हैं। और एट प्रेजेंट टाइम यह सिचुएशन है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिनेंट और ओशियंस का। ठीक है, अब इस पे पहला टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वह बनता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सॉरी,
क्या बनता है? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर। अब देखिए, अक्षांश में कुछ चीजों को आपको करना है, कुछ चीज हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। जैसे लैटिट्यूड्स में के कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, लैटिट्यूड्स किस किस कंट्री को पास करता है, कौन सा लैटिट्यूड, कौन सा लॉन्गिट्यूड किसको, इसको थोड़ा मैप पे प्रैक्टिस करना होगा। जैसे 0 डिग्री अक्षांश, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होंगी अर्थ पे, वह क्या होंगी? अक्षांश रेखा होंगी। ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट पे हम नहीं जा रहे हैं। जो एंगुलर एक्सिस होता है अर्थ का, कहीं कोई मीनिंग नहीं बनता है, उसको हम लोग डिटेल्स कोर्स में समझ चुके। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, केवल हम लोग उस पर जाते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, जो सेम एंगुलर एक्सिस को मिलाते हुए ड्रॉ होती है। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को क्या करता है? 2 बराबर भागों में टू इक्वली कट करता है ये पृथ्वी को। इसलिए इसका नदर्न पार्ट क्या कहलाता है? नॉर्थ, और सदर्न पार्ट क्या कहता है? साउथ। अब देखिए, नदर्न पार्ट जो है नॉर्थ और सदर्न पार्ट क्या है? साउथ। किसका है? गोला का, स्फीयर है। तो यह क्या होगा? हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, हिंदी में गोलार्ध मीन्स क्या? गोला का आधा, और दक्षिण में क्या? दक्षिणी गोलार्ध। तो नदर्न हेमिस्फीयर और क्या होगा? यह सदर्न हेमिस्फीयर। अब नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा कंट्री लोकेट है, इसको तो आपको प्रैक्टिस देखना होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, डेनमार्क कहाँ है, स्वीडन कहाँ है, नॉर्वे कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ है, ये तो बस जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ 0 डिग्री इक्वेटर किस किस कंट्री से पास करता है? साउथ अमेरिका में आप देखेंगे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है ना। फिर अफ्रीका में कहां कहां से पास करता है? अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री से पास करता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, कंट्री नहीं पूछेगा किससे पास करता है, यह पूछेगा किससे पास। जनरली देखो क्वेश्चन पूछ भी रखा है, किस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस कंट्री से यह पास नहीं करता है, और दे देगा ऊपर का अल्जीरिया। डिस्टेंस गैप अच्छा देगा, दे देगा आपको क्या? कोई और, नाइजीरिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा। और यहां मिड में एक लेक है जिससे पास करता है, यह कौन सा है? लेक विक्टोरिया। हाँ, विक्टोरिया झील से भी क्या होता है? यह पास करता है। तो इस तरह से यहां पे आपको फैक्चुअल तरीके से चीजों को देखना होगा, समझे ना। अक्षांश मींस अक्षांश, अब वो हो गया अक्षांश रेखा क्या है, किसको कहते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग का क्या है? डिस्कस्ड है। अब हम लोग जो एग्जाम में पूछे जाएंगे केवल हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। फिर देखिए, यह साउथ ईस्ट एशिया है। क्या है यह? साउथ ईस्ट एशिया नहीं है यहाँ पे, यहाँ का एरिया। यह देखेंगे आप कौन सा एरिया है? यह इंडोनेशिया का है, सुमात्रा आइलैंड। देखोगे इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से रेगुलर क्वेश्चन आता है किसी न किसी अलग अलग फॉर्मेट में, समझे। और हम रेगुलर आता है यह सुमात्रा आइलैंड है। यह कौन सा है? यह जावा है, समझे। यह कौन सा है? बोर्नियो है। ठीक है, अब देखिए यहां से यह पास कर रहा है, सुमात्रा आइलैंड से पास कर रहा है इक्वेटर, और किससे कर रहा है? बोर्नियो से कर रहा है। क्या जावा से कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट यहां पे ऐसे क्लोज ऑप्शंस देंगे आपको, जो जावा से क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कंफ्यूज करेंगे। तो एक बार क्या करना है, इसको आपको एटलस में मैप पे घर पे जाके क्या करना है? गो थ्रू करना है, प्रैक्टिस करना है, समझे। तो अक्षांश में 0 डिग्री अक्षांश क्या है? वह पृथ्वी को 2 इक्वली पार्ट में क्या कर रहा है? कट कर रहा है। 0 डिग्री अक्षांश में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वह क्या है? हमारा लोकेशन, किस किस कंट्री से यह पास करता है, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, जहां से हमारे इसमें क्वेश्चंस आएंगे? देखिएगा 0 डिग्री अक्षांश यह 0 डिग्री अक्षांश है ना। 0 डिग्री अक्षांश वह लाइन है जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू एंगुलर एक्सिस ऑफ द अर्थ 0 डिग्री अक्षांश रिसीव्स थ्रू आउट द ईयर वर्टिकल सनलाइट। नहीं, सालों भर क्या करता है? यह
वर्टिकल सनलाइट रिसीव करता है, ठीक है। विषुवत रेखा वह अक्षांश है। अब यहां पे यह भी हम अक्षांश में ही देख लेंगे, क्योंकि सालों भर यहां पे क्या होती है, सन है क्या, वर्टिकल होता है, नहीं होता है। सालों भर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, वर्टिकल होता है, सनलाइट मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम सनलाइट होता है तो यहां पर ही हमारे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें आ जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हमने अभी बोला था, साउथ अमेरिका में किस किस कंट्री से यह पास करता है, किस किस से पास करता है यह, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो अब देखिए इक्वाडोर, यह फैक्ट्स कॉन्सेप्ट, कैपिटल ऑफ इक्वाडोर क्योटो, क्या है यह, क्योटो। किस लैटिट्यूड पे है यह, 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड, जिस 0 डिग्री पर लैटिट्यूडनल जिसका ये प्लेस होता है, वहां पे एवरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो यहां का एवरेज टेम्परेचर क्या है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। इक्वेटर का यह क्लाइमेटिक फीच कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे 27 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह एंडीज माउंटेन है, ठीक है, एंडीज माउंटेन है, और इस माउंटेन के हाइट पे यहाँ पे क्या है, क्योटो है, और इसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इक्वेटर पे इसका लोकेशन है, फिर भी मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर है। वाई, बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूडनल एक्सटेंट, लोकेशन ऑफ एल्टीट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। लैटिट्यूड यहां पे इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, एल्टीट्यूड इन्फ्लुएंस कर रहा है, हाइट इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब यह तो सब लोग समझ रहे हो, हाइट कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, हाइट क्या होता है, हाइट में क्या होता है मैकेनिज्म, हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर लेफ्ट रेट। हाँ, क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर लेफ्ट रेट, टेम्परेचर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। एग्जैक्टली वह फॉर्मूला यहां अप्लाई होता है, कहां पे, हाँ, इसलिए यह जो है, यह इक्वेटर पे लोकेटेड होने के बाद भी क्या है, यहां पे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर क्या है यहां का, कम है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स होंगे। फिर ब्राजील में यह इक्वेटर लाइन है ना। अब ब्राजील में ही कौन सा रिवर है, अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर क्या है, वह रेन फॉरेस्ट रिवर है। ये सब वर्ड आप एनसीईआरटी में देखेंगे लिखा रहता है। रेन फॉरेस्ट रिवर मींस क्या, वर्षा वन रिवर मींस सालों भर वर्षा। इक्वेटर का यह क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जो थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल भी क्या होता है, हाई होता है, पर डे वहां वर्षा होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी अधिक है, वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से क्या है, अधिक है। यह रेन फॉरेस्ट एरिया है, रेन फॉरेस्ट एरिया है तो इसको यहाँ पे जो है, यह डेंस बायोडाइवर्सिटी का एरिया, वर्ल्ड का सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ होता है, अमेजन फॉरेस्ट में होता है। अमेजन फॉरेस्ट से रिलेटेड और भी कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन देखिए। लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड को लैटिट्यूड नहीं समझना, अब जितना आपने पढ़ा है कंटेंट उसको क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को यहीं पे ले आना है। रेन फॉरेस्ट एरिया है, डेंस रिच बायोडाइवर्सिटी है, रिच बायोडाइवर्सिटी है। इसका रीजनल नाम भी है, क्या है वह नाम, सेल्वास, जिसका स्थानीय नाम है, लोकल नाम है, क्या है उसका, सेल्वास। 16 कहां का है, 16 कहां का है, 16 कहां है, इंडिया में है। 16 फॉरेस्ट कहां है, इंडिया में है, और यह क्या है, सेल्वास, ठीक है। अब देखिए, यह ऑक्सीजन का भी सोर्स है, ठीक है, ऑक्सीजन का भी सोर्स है, और मैक्सिमम ऑक्सीजन अगर कहीं से मिलता है तो वह कहां से मिलता है, अमेजन फॉरेस्ट से मिलता है। ये सब कुछ बेसिक्स फैक्ट है। अब आइए लैटिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूडनल लाइन बोथ आर डिफरेंट थिंग। लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो 90 डिग्री भी एक लैटिट्यूड होगा, और लैटिट्यूडनल लाइन 90 डिग्री नहीं होगा। पोल्स क्या है, पॉइंट के रूप में है। यही क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। लैटिट्यूड्स में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, 1 लैटिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूडनल लाइन 179 होगा, लेकिन लैटिट्यूड्स कितने होंगे, 181 होंगे, ठीक है। यह डिफरेंस ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्थ, क्या है यह,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा इसको कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ है, यह क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा है। तो इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टॉरिड जोन कहलाता है, ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सालों भर सूर्य की किरणें यहां क्या होती है? लंबवत होती है। जो सन और अर्थ का इंटर रिलेशन होता है, वर्टिकल इंटर रिलेशन, वह नॉर्थ कहां तक जाता है? 23.5 डिग्री, और साउथ कहां जाता है? 23.5 डिग्री। समझे ना? उसके बाद क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इंटर रिलेशन होता है दोनों के बीच। मींस सूर्य की किरणें क्या होती हैं? क्षैतिज होती जाती हैं। तो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन जो रिसीव होता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट्स व्हाई दे नोन एज टॉरिड जोन, इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है यहीं पे, अब देखेंगे 21 ऑफ जून वह डेट है जब सनलाइट वर्टिकल कहां होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समर सॉलिस्टिक, ग्रीष्म समरनिस कहते हैं। और 21 जून के बाद फिर क्या होता है? यह नीचे आना शुरू होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 22 सितंबर वह डेट होता है जब कहां होता है? यह इक्वेटर पे। ठीक है, इक्विनॉक्स। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर जब वह डेट है जब कहां होता है? मकर रेखा पे, विंटर सॉलिस्टिक। जनवरी, फरवरी और मार्च, 21 मार्च वह डेट है जब फिर से कहां गया है? इक्वेटर पे। अब समझिएगा, इक्वेटर पे दो डेट है जब सन क्या है? वर्टिकल है। कौन कौन सा? 21 मार्च और 22 सितंबर। इस पर्टिकुलर डेट को कंप्लीट अर्थ पे, संपूर्ण पृथ्वी पे इक्वल डे और नाइट होगा नहीं। उसके बाद 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में डे जो होंगे वह लॉन्गर होंगे और नाइट जो होंगे क्या होंगे? वह शॉर्टर होंगे। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या होगा? डे लॉन्गर होगा और नाइट शॉर्टर होगा। जबकि सेम डेट में हमारे यहां क्या होगा? नाइट लॉन्गर होगा और डे शॉर्टर होगा। सब रिवाइज हो रहा है? अब समझिए फिर उसके बाद 90 डिग्री है। 90 डिग्री का एरिया जो है, पोल, नॉर्थ पोल जो है क्या? आर्कटिक ओशियन है, और साउथ पोल क्या है? वह अंटार्कटिका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है। यह है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक क्या है? एक समुद्र है। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहां लोकेट है? आर्कटिक ओशियन। यह भी क्वेश्चन पूछा है कभी। और दक्षिणी ध्रुव कहां है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। दोनों के लैंड मास में डिफरेंस है नहीं है? एक हाँ कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, दूसरा क्या है? ओशियनिक लैंड मास नहीं है। एक समुद्री क्षेत्र है, दूसरा क्या है? स्थलीय क्षेत्र है। तो दोनों के ऊपर अलग अलग कानून होंगे, अलग अलग लॉ होंगे। आर्कटिक ओशियन से रिलेटेड जो लॉ अप्लाई होते हैं विच इज आर्कटिक काउंसिल, इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक परिषद। आर्कटिक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं आर्कटिक और आर्कटिक ओशियन है, तो ऑब्वियस ये बात है ओशियन से रिलेटेड लॉ यहां पे अप्लाई होंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, उसके जो रूल्स होंगे वह अप्लाई होंगे। दैट मीन्स आर्कटिक ओशियन के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, जो कोस्टल कंट्रीज हैं, केवल आर्कटिक ओशियन के रिसोर्स पर उन्हीं कंट्री का नियन कंट्रोल होगा नहीं। यह यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी कहता है। और चूंकि जितने भी इसके जो है कोस्टलाइन कंट्रीज हैं और वही इसका यूज कर सकते हैं, वही इसका कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट सारा कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन कंट्री ने क्या किया है? एक काउंसिल का फॉर्मेशन किया है जिसका नाम है आर्कटिक काउंसिल। और आर्कटिक काउंसिल में कितने मेंबर्स कंट्री हैं यह आपका क्वेश्चन होगा। आर्कटिक काउंसिल में कितने मेंबर कंट्री? 8 है। कौन कौन सा है? अलास्का है, यूएसए के कारण, अलास्का के कारण यूएसए का भी पार्टिसिपेशन है। ठीक है, दूसरा कौन है? कनाडा है। फिर ग्रीनलैंड, डेनमार्क। ग्रीनलैंड किसका टेरिटरी है? डेनमार्क का। ग्रीनलैंड का जो है
उसका बॉर्डर जो है आर्कटिक ओशियन से मिलता है। फिर क्या है, नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है, डेनमार्क हो चुका है। फिर आइसलैंड है ना। फिर उसके बाद कौन सा है, रसिया है। ठीक है, ये इस आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कंट्रीज हैं। तो आपसे क्वेश्चन होगा क्या आर्कटिक काउंसिल का मेंबर कंट्री फ्रांस है, जर्मनी है? नहीं है। ऐसे ही कोई ऑप्शंस दे दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आर्कटिक टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आर्कटिक काउंसिल के? 8 कंट्री। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब चूंकि यह आर्कटिक एरिया जो है ओशियनिक एरिया है, क्या इंडिया यहां पे जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि इंडिया का कोई टेरिटरी नहीं है। अब इसलिए इंडिया ने अपना नॉर्थ पोल पे जो रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश किया है वह किससे किया है? नॉर्वे से एक आइलैंड लीज पे लिया है। कैसे? अभी बांग्लादेश से अमेरिका एक आइलैंड लीज लेना चाह रहा था, काफी विवाद में रहा। कौन सा आइलैंड है वह? स्टीपल बर्ड आइलैंड। कौन सा है, क्या नाम है उसका? नाम भूल गया। नहीं, उसका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, यहां पे कौन सा है? सेवल वर्ड आइलैंड। सेवल वर्ड आइलैंड को किसने लिया है? इंडिया ने लिया है। किससे लिया है? नॉर्वे से लिया है। और यहां पे अपना जो है क्या किया है? एक रिसर्च स्टेशन, और उस रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? हिमाद्री। क्या है नाम उसका? हिमाद्री। यह कहां है? यह आर्कटिक ओशियन में। ठीक है, हिमाद्री। अब देखिए यहां से क्वेश्चन के पार्ट जो हमारे होंगे, 8 कंट्रीज हैं आर्कटिक काउंसिल के, ओशियनिक एरिया है समझने के लिए। और भारत का जो रिसर्च स्टेशन कौन सा है? हिमाद्री है, जो किस आइलैंड पे है? सेवल वर्ड आइलैंड, जो किसका टेरिटरी है? नॉर्वे का है। समझे? फैक्ट्स बहुत, देखो बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं, पूरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़े हैं, और आप कहेंगे और पूरे क्लाइमेटोलॉजी में बोला मात्र 4 क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन का पार्ट लिमिटेड पार्ट ही है, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े हुए हैं। तो पूरा कहानी हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन को निकालने के लिए किए हुए हैं, उसी का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? समरी कर रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है केवल उसी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले से आप लोग पढ़ रखे हैं, इसलिए चीजें आसानी से समझ में आएंगे। अब देखिए, फिर अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट नहीं है, एक महाद्वीप है। महाद्वीप है तो ऑब्वियस सी बात है, महाद्वीप है तो इसके लिए अलग लॉ होगा। और अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है वर्ल्ड का जिसका कोई अपना इंडिजेनियस पॉपुलेशन नहीं है, मींस यहां की कोई स्थानीय निवासी नहीं है जो जिसका जन्म यहां पे हो, जो क्लेम करे जो अंटार्कटिका हमारा है। ठीक है, इसलिए अंटार्कटिका पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। विश्व का कोई देश यह नहीं कर सकता है अंटार्कटिका जो है वह हमारा है। ठीक है, इसलिए अंटार्कटिका सभी देश इक्वली इसको यूज करेगा नहीं है। और अंटार्कटिका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंसिटिव है, और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, यह सेंसिटिव एरिया है। और अगर बहुत ओवर यूटिलाइजेशन होगा इस एरिया का तो उसका इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और न केवल इकोसिस्टम पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और बहुत सारे उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे। इसलिए अंटार्कटिका के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए केवल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही नहीं, उसका प्रोटेक्शन हो, उसका कंजर्वेशन हो, ठीक है, उसका रीस्टोरेशन हो, अगर कुछ डिक्लाइनेशन भी हो तो उसको क्या किया जाए, रीस्टोर किया जाए। इन सब चीजों के लिए अलग अलग कंट्रियों ने मिल करके एक ट्रीटी किया है, व्हिच वाज अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। क्या नाम है इसका? अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। और अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के हेडक्वार्टर कहां है? अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। और इससे रिलेटेड एक नया कन्वेंशन इंडिया में भी होस्ट किया, गया में, गोवा में किया है क्या? गोवा में, हाँ कुछ हुआ है, गोवा या दिल्ली में हुआ है, हाँ एग्जैक्टली। तो यह इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम का। हाँ, तो ये है एटीएस अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम्स के जो मेन पॉइंट्स है, अब इसमें है क्या समझिएगा, इसमें ऑप्शंस हो सकता है, कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। क्या है इस ट्रीटी सिस्टम का? कोई भी देश इसका सैन्य उपयोग नहीं कर सकता, नो मिलिट्री यूज, कोई इसका सैन्य उपयोग नहीं कर सकता इस क्षेत्र का। दूसरा, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्या होगा, यह फ्री होगा, इसलिए सभी देश अपने
जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकता है। और भारत के भी 3 साइंटिफिक सेंटर यहाँ पे थे। कौन कौन सा था? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, है ना। यह 3 सेंटर है यहाँ पे भारत के, जो अब एक बंद हो चुका है, वह ऑपरेशनल वेयर हाउस का काम करता है। ठीक है, तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती किसका है? सेंटर है, भारत का सेंटर। कहां पे है यह? आर्टिक ओशन, अंटार्कटिका में है। और आर्कटिक में कौन सा है? हिमाद्री है। ठीक है, ध्यान है, इसको कंट्रोल कहां से किया जाता है? इंटरनेशनल जो इंडियन मैरीटाइम सेंटर है वह कहां है? वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वह इसका हेडक्वार्टर गोवा में है, गोवा पणजी में। ठीक है ना, ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। और वो वाला करंट अफेयर्स वाला जो अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम को लेकर के इंडिया ने होस्ट किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसका फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एंड आइडिया, यह तो है ही, एक दूसरे के साथ क्या करेगा वो। हाँ, तीसरा, नो एनी टेरिटोरियल क्लेम, अगर कोई है तो है और नहीं है तो पुट ऑन होल्ड, वह होल्ड पे रहेगा, किस कोई अपना टेरिटरी के रूप में इसको क्लेम नहीं कर सकता है। न्यूक्लियर फ्री जोन, किसी तरह का न्यूक्लियर एक्टिविटी, ऑल स्टेशन ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर नेशन, हिमाद्री में अमेरिका भी आ सकता है और अमेरिकन स्टेशन में भारत भी अगर कोई नहीं जाने देता है तो फिर वह क्या है? इस ट्रीटी सिस्टम का हाँ उल्लंघन है। फिर उसके बाद नेशनल लॉ अप्लाई टू सिटीजन नॉट टू एरियाज, जो हमारा राष्ट्रीय कानून होता है वह कहां अप्लाई होगा? वहां के नागरिक पे अप्लाई होगा, ना कि उस एरिया पे। नहीं तो ऐसा नहीं कि जो हम उसका भी सर्वे कराने जा रहे हैं और यह हमारा क्या है? हमारा एरिया। ठीक है, दैट मीन्स कहने का सेंस है यह अभी भी जो है यह किसी कंट्री का एरिया नहीं है, कोई कंट्री इसके किसी भी एरिया पे क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है? द ट्रीटी मे बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम, रिक्वायर्स यूनिनेमस एग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी नेशंस। अगर ट्रीटी नेशंस कहता है, अगर उसको ये करता है तो इसमें कभी भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, समझे। फिर उसके बाद ऑल ट्रीटी नेशंस टू इंश्योर नो वन कैरीज आउट एक्ट अगेंस्ट द ट्रीटी, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ये इसका अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के मेन पॉइंट। लेकिन आपको जानना क्या है इसमें अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के मेन पॉइंट्स में क्या है? न्यूक्लियर फ्री जोन। दूसरा है कोई भी इसके एरिया पे क्लेम नहीं कर सकता, केवल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं, कौन कौन से हैं उसके नाम याद रखने हैं। ठीक है, और अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम का हेडक्वार्टर कहां है? कहां है? अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। और अभी जो भारत में करंट में जो चीजें हुई है उसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा यह क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आएगा क्योंकि अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के हम मेंबर हैं और हमने पहली बार होस्ट किया है। यह भी देखना, न्यूज में मैंने पढ़ा था अभी। हाँ, भारत ने फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट। तो अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। उसके बाद जो है हम लोगों ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को समझा। नॉर्थ पोल कहां लोकेट है? अंटार्कटिका में, और साउथ पोल आर्कटिक ओशन में। उल्टा बोल दिए, ये उल्टा स्टेटमेंट क्वेश्चन में रहेगा, समझे। इस तरह के उल्टा स्टेटमेंट क्वेश्चन में रहेंगे जो सब कुछ लगेगा अरे तो सही है, और अचानक से झटके में क्या होगा, वह गलत करके आएंगे। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, फास्ट चल रहा, सही है ना, कोई किसी को दिक्कत भी हो रही है नहीं ना? रिवीजन हो रहा है पीछे से नहीं ना? क्या तो ऐसा नहीं जो पढ़ा रहे हैं और कोई समझ में ही नहीं आता तो फिर मतलब नहीं बनता है ना, स्लो कर लें। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या है? देशांतर या वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और किसको किसको कनेक्ट करता है? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, ठीक है। अब समझिएगा, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में कुछ डिफरेंसेस, यहां से भी क्वेश्चंस के पॉइंट बनते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड्स जो है वह ग्रेट सर्कल है। क्या है यह? ग्रेट सर्कल है, ग्रेट सर्कल है, बृहत वृत्त है। बाकी क्या है? स्मॉलर, स्मॉलर और स्मॉलर और स्मॉलेस्ट सर्कल, ठीक है, स्मॉलर 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 और स्मॉलेस्ट सर्कल, ठीक है। ओनली 0 डिग्री लैटिट्यूड्स इज कंसिडर्ड एज ग्रेट सर्कल, बृहत वृत्त। बाकी क्या? सब छोटा है। व्हाई? ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ,
पृथ्वी के आकार के कारण। पृथ्वी का आकार ऐसा है जिस कारण से केवल विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए विषुवत रेखा क्या है, ग्रेट सर्कल है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑल आर इक्वल, ठीक है, ऑल आर ग्रेट सर्कल। व्हाई? हाँ, ऑल डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट, नहीं, सभी क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ को, ठीक है। पहला डिफरेंस समझे, अक्षांश में केवल कौन सा अक्षांश ग्रेट सर्कल है, और लॉन्गिट्यूड्स में कौन सा है, सारा लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आप देखेंगे तो 0 डिग्री भी एक लॉन्गिट्यूड है, जहां से हम लोग काउंट, यहां नंबर्स हो जाएगा। यार जनरली 0 हम लोग काउंटिंग नहीं लेते हैं, लेकिन यहां 0 क्या है, काउंटिंग में। लेकिन कौन कहता है 0 काउंटिंग नहीं लेते हैं, 0 कहां प्लेस हो रहा है यह इंपॉर्टेंट किसी नहीं है। 0 0 0 अगर प्लेस होता चला जाए, उसके पहले कोई नंबर लग जाए तो देखो उसका वैल्यू। ये तो शून्य का वैल्यू हम लोगों ने इन्वेंट किया था, बिहार ने इन्वेंट किया है, पता है। हाँ चलिए, तो 0 से 180, क्यों 180? क्योंकि देखिए यह 0 डिग्री है, यह 90 डिग्री, या 90 डिग्री, या 90 डिग्री, या 90, टोटल कितना हुआ 360, है ना। जिसका सर्कमफेरेंस होगा वो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का है यह, तो 360 डिग्री होगा। तो एक साइड 180 और दूसरे साइड भी 180, 0 डिग्री एक है, तो टोटल कितना होना चाहिए, 361 होना चाहिए, नहीं सही बोल रहे हो। अब देखिए 0 डिग्री 180, और इधर से 0 डिग्री 180 चलेंगे तो 179 जो होगा, और उसके बाद जो 180 होगा वह इसके लिए भी, इस साइड से भी होगा और इस साइड से भी होगा। इसलिए टोटल नंबर्स कितने हो गए, 0 प्लस 179 प्लस 180 इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ठीक है, समझे ना। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, देशांतर की संख्या कितनी है, 360, जिसमें 0 डिग्री भी इंक्लूडेड है, समझे ना सब लोग। अब देखिए 360 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगता है जी, कितना टाइम लगता है, 24 घंटा। अर्थ के दो तरह के मूवमेंट, एक रोटेशनल है, दूसरा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। रिवॉल्यूशन मूवमेंट क्या होता है, पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे सन के सराउंडिंग क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। और कितने साल में, कितने दिनों में एक मूवमेंट पूरा होता है, 365 दिनों अपने ऑर्बिट पे एक मूवमेंट को कंप्लीट करता है। लेकिन अपने एक्सिस पे एक मूवमेंट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, 24 घंटा। 24 घंटा में अर्थ कितना घूमता है, 360 डिग्री, 24 आवर्स में कितना, 360 डिग्री, ठीक है। इसलिए एक घंटा में कितना, 360 बटा 24 बराबर कितना, 15 डिग्री। एक घंटा में पृथ्वी कितना घूमता है, 15 डिग्री, और एक घंटा में 15 डिग्री, इसलिए एक डिग्री घूमने में कितना मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, ठीक है, सब लोग समझे। एक डिग्री घूमने में क्या होता है, 4 मिनट। और यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे टाइम के लिए, जो टाइम का डिफरेंस होता है, समझे। हमारे यहाँ अगर अभी सुबह के 6 बज रहे हैं तो ब्रिटेन में कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है, डे लाइट टाइमिंग का। अब देखिए जीरो डिग्री अक्षांश देशांतर कौन सा है, ग्रीनविच। 0 डिग्री पे अगर 6 AM हो रहे हैं तो 82 डिग्री पे, 82 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, जोरो तो जोरो, सब लोग बोलो 82 डिग्री ईस्ट पे। पहले चूंकि बता चुके इसलिए फास्ट में बताते चले गए।
कितना बनाओ ना, तो बनाइए। कितना टाइम होगा? बनाओ बनाओ बनाओ, 11:28 निकाल के दिखाओ अगर होता है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से हमारा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहां से। जो रेगुलर क्लास किया हो तो एकदम करंट अफेयर्स के लिए कुछ कर रहे हो ना? आ गए हैं पटना। प्रोबेबली जो है कल से हम लोग नाइट में जो क्लास का शेड्यूल बोला था कल से लगा देंगे। ठीक है, 8 बजे से, चूँकि बच्चा लोग परेशान है सब, सही बात है, एग्ज़ाम और हम गायब हो रहे हैं बार बार। एग्ज़ाम हो जाएगा तुम लोग का, हाँ अक्टूबर नवंबर तक होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच। सितंबर में तो नहीं होगा वो डेट, हाँ ये हो सकता है सितंबर में भी, 30 सितंबर वाला डेट भी फॉलो कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा अब डिले, चूँकि रिजल्ट नहीं आया है। हाँ बहुत कम चांस, लेकिन नवंबर में 100% हो जाएगा। हाँ तो अभी से तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। तो प्रोबेबली कल से हम लोग जो है एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, धीरे। किस पे अधिक काम की ज़रूरत है आप लोगों को? इकोनॉमिक्स का करंट, एनसीईआरटी से चीज़ों को लेके चलेंगे। पॉलिटी कवर्ड है ना? पॉलिटी से शुरू करते हैं तब। अच्छा आसान है भी पॉलिटी। हाँ साइंस, साइंस के लिए रिवाइज का, सही बोल रहा, साइंस के लिए रिवाइज का समझ लो तब करवाते हैं साइंस। तो इकोनॉमिक्स करवाते हैं, एनसीईआरटी वाला सेक्शन इकोनॉमिक्स का। ठीक है, हाँ इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी। ज्योग्राफी तो एक बार करवा चुके हैं ना, फिर से करवाना है। ये वहीं डिस्कस कर देंगे। ठीक है, वो वर्ल्ड बैंक वगैरह कुछ कुछ डाले थे, मैं कंटेंट देखे थे, उसको नोट डाउन कर लियो ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ही डालें, कहीं को इसमें ये नहीं किया, उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हाँ वो मेरा पर्सनल है, उसको नोट डाउन कर लेना, वहाँ से काम आ जाएगा। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशंस का भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑर्गन वाला, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के जो हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं वो सब क्वेश्चंस आएंगे पीटी के लिए। हाँ और करवाते प्रीलिम्स को जो है लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाना है अच्छे से, और प्रीलिम्स 100% होगा। देख लो प्रीलिम्स में चीज़ें इतना पढ़े हैं, लेकिन निचोड़ निकाल के हम लोग कहाँ आ रहे हैं? बहुत सारे एकदम थोड़ा सा ले रहे हैं, वही प्रीलिम्स के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं है। प्रीलिम्स में जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, इकोनॉमिक्स का लेने दो ना सर, लोग आएंगे अभी, अब बाद में ले लेंगे, कोई बात, टेंशन नहीं लो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इकोनॉमिक्स के क्लास में मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस फॉर्मेट होगा ना वह क्लास के अकॉर्डिंग ही होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन होगा जो तुम आसानी से आंसर दो चीज़ों को समझते हुए। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है कर देते हैं। साइंस का एक बार रिवाइज कर लीजिए। साइंस का, हाँ पैटर्न साइंस का चेंज है, और साइंस टेक वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा सा हमको प्लानिंग करना होगा, समझे? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है नहीं, थोड़ा सा एक बार हमको टाइम दीजिए। हाँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम दीजिए हमको, साइंस के लिए। ठीक है, ये नहीं बना क्या? बन गया ना? तुम लोग से बना? कितना टाइम आया? किन्हीं का नहीं आया हो
आपका नहीं आया, ठीक है, आपका आया नहीं आया, आपका इधर आ गया, आपका आ गया, मतलब कॉन्फिडेंटली बन गया है ना, आप लोग का तो बनी, तुम्हारा नहीं बना है ना, बन गया, अच्छा। देखिए चलिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल्स में कर देना, इसलिए चूंकि यह टेक्निकल टॉपिक है, कुछ बच्चों को उस समय भी लगता है मुझे समझ में नहीं आया था। देखिए रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ अर्थ, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। जो अर्थ का रोटेशनल डायरेक्शन है वह क्या है, वह वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब देखिए चूंकि वेस्ट टू ईस्ट है, अगर यह वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है और सामने कोई दूसरा बॉडी है तो ईस्टर्न पार्ट उसके फ्रंट में पहले आएगा नहीं, और देन फिर जो है वेस्टर्न पार्ट आएगा, यही होता है। और देन फिर मीन्स कितने बाद, वही है 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का गैप। इसलिए कहीं पे भी अर्थ में हम लोग अर्थ के किसी भी एरिया में वेस्ट टू ईस्ट जाने पर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे टाइम क्या होगा, 4 मिनट इंक्रीज करेगा, और वेस्ट जाने पे क्या होगा, टाइम डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, 4 मिनट डिक्रीज करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है यह 4 मिनट का मामला। जैसे मान लीजिए यहां से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां से इधर जाएंगे तो यह ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, ईस्ट होगा। तो इधर जहां जाएंगे, मान लीजिए यहां से यहां का टाइम अगर हम लोकेट करेंगे, यह क्या होगा, जितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है इंटू 4 जो भी निकलेगा वह क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और अगर यहां से हम इधर जाएंगे तो उतना क्या होगा, वह घट जाएगा, माइनस। कहीं से भी अर्थ के किसी भी प्लेस से ईस्ट और वेस्ट का यह फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। अब लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो टाइम का डिटर्मिनेशन होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक टाइम होता है। अगर हमारे यहाँ जो टाइम हो रही है वही टाइम कहीं दूसरे जगह भी होंगी, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक टाइम मेरिडियन बनाया गया है, वह क्या है, 0 डिग्री ग्रीनविच, जहां से हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। हाँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम का मेजरमेंट करते हैं। इसके इधर जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, इसके इधर जाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। अब समझिएगा, हर एक कंट्री अपना एक लोकल टाइम मेरिडियन बना रखा है, जिसके आधार पे हम लोग कहते हैं अभी 10 बज रहा है या 12 बज रहा है, ठीक है, या 6 बज रहा है। कोई जरूरी नहीं, हमारे यहाँ अगर 6 बज रहा है तो ब्रिटेन में भी 6 ही बज रहा होगा, ब्रिटेन में कोई और टाइम हो रहा होगा जो उसके टाइम मेरिडियन पे डिसाइड होगा, या फिर चाइना में भी वही टाइम हो रहा होगा, चाइना के टाइम मेरिडियन पे डिसाइड। लेकिन इसी सब टाइम मेरिडियन का एक तो कोई बेस होगा, वह बेस क्या है, 0 डिग्री जीएमटी लाइन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग 0 डिग्री से ईस्ट जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट टाइम क्या होता है, बढ़ता है, और वेस्ट जाते हैं तो 4 मिनट टाइम क्या होता है, घटता है। हमने बोला था, अभी क्वेश्चन हमारा था क्या, 0 डिग्री देशांतर पर, 0 डिग्री देशांतर मीन्स क्या, जीएमटी। 0 डिग्री देशांतर हम लोग क्या कहते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम सेंटर भी कहते हैं, जीएमटी लाइन। कितना टाइम बोला था, 6 बज रहा है, 6 AM हो रहे हैं। इंडिया है यह, और हमारे यहाँ का जो टाइम मेरिडियन बनाया गया है, जो अप्लाई होगा पूरे कंट्री के लिए, वहीं से हम लोग टाइम डिसाइड करेंगे। हम अभी जो क्या टाइम हो रहा है यह भी किससे होगा, वह उसी टाइम मेरिडियन से होगा। वह क्या है, 82.5, क्या नाम है उसका, जो नंबर से वह क्या है, 82.5, हमने 82 ही दिया था केवल। और यह 82 जो है, यह 0 डिग्री के ईस्टर्न पार्ट में है या वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में है ना। 1 डिग्री देशांतर पर कितना गैप होता है, 4 मिनट का, तो 82 डिग्री देशांतर पर कितना होगा, 82 इंटू 4, नहीं 82 इंटू 4 इक्वल टू कितना, 4 दूनी 8 और 328 बाई 60,
328 यह मिनट निकला, इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 पंचे 300, वही 5.30, 5.5 घंटे का गैप हुआ। 5.5 घंटा अब जुड़ेगा कि घटेगा, यह इंपॉर्टेंट है। सारे ईस्टर्न पार्ट में तो 5.5 घंटा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 6 प्लस बराबर 11:30 है ना। ये हो गया, टाइम निकल गया आपका 11:30 AM की PM, AM होगा, AM होगा। अब एक क्वेश्चन और बना लीजिए इसका, ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगा। अगर 0 डिग्री पे यहीं पे दे रहे, चाहे 0 डिग्री छोड़ दो, अगर 6 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पे सुबह के 10 AM हो रहे हैं, तो 66 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होगा? 6 डिग्री पे 10 AM हो रहे हैं, तो 66 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा? हाँ, ईस्ट से ईस्ट, एकदम सिंपल दिया है जानबूझ के, निकाल ले। तो 2 क्या PM, 2 PM आप लोग निकालिए। निकला, निकल गया, 2 बज रहा है। अब PM क्यों होगा? क्योंकि जुड़ रहा है, AM के बाद PM आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसका 2 PM नहीं निकलेगा वो बोलना। तुम पीछे से उधर हो गया तुम्हारा, पीछे से हुआ, आपका हुआ, नहीं हुआ, हो गया ना, सुना हुआ, हो गया ना, पीछे से हो गया, समझ में आया कैसे हुआ यह? अब एक थोड़ा टेक्निकल देंगे जो ईस्ट वेस्ट दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है, उसको बना लीजिए, कहानी खत्म है। अब देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर 6 AM हो रहे हैं, तो 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे, 60 डिग्री वेस्ट पे टाइम कितना हो रहा है, और 90 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा है? एक लास्ट, 60 डिग्री वेस्ट पे कितना हो रहा है, 90 डिग्री ईस्ट पे कितना हो रहा है? ट्वेल्व PM बनाओ, तो तुम बनाओ। कोई कॉपी नहीं करना, अपना बनाना, नहीं बनेगा तो फिर अच्छा रहेगा, तो फिर हम समझा देंगे फिर से, ठीक है। बारह PM होगा, 12 PM ईस्ट में। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम क्या हुआ, नहीं बन रहा तुमसे? हाँ, और ईस्ट में 12 बन, और वेस्ट में 2 यही है, पीछे से निकला है ना। दो किधर, ईस्ट या वेस्ट? चलिए
जिनका नहीं बना है घबराना नहीं है, समझाते हैं अभी। क्या होती खुल कह रहा है भाई? देखो चलिए कोई नहीं, यहां से देखिए पहले क्या कर रहा है, 60 डिग्री वेस्ट है ना। 60 डिग्री वेस्ट मीन्स क्या, इधर की बात कर रहा है। यहां पे 1 डिग्री देशांतर पे घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, यह याद है। कितना डिग्री देशांतर है? 60। 60 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया? 240। देशांतर का गैप है और 60 डिग्री देशांतर का गैप में 240 मिनट का गैप है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 4। तो 6 AM है, 6 AM में 4 AM घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। 6 AM में 4 AM जोड़ेंगे नहीं। क्यों घटाएंगे? क्योंकि वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहा है। तो क्या होगा यहां पे? क्या? 2 AM। हाँ, तो 60 डिग्री वेस्ट पे कितना होगा? 2 AM। क्यों? क्योंकि 4 घंटा हमने क्या किया है? घटाया है। जोड़ लो, 6 AM के बाद 1 घंटा कम करेंगे तो 5 AM, 1 घंटा कम करेंगे 3 AM, 1 घंटा कम करेंगे तो 4 AM, फिर क्या होगा? 3, और फिर क्या होगा? 2, 4 घंटा कम की, ठीक है। फिर उसके बाद अब 90 डिग्री वेस्ट पे क्या होगा? ईस्ट पे क्या होगा? सॉरी, तो 90 डिग्री ईस्ट पे निकालने सीधे सीधे यहीं से, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। कितना गैप है? 90 का गैप है। 90 इंटू 4 कितना होगा? 360 डिवाइड कितना? 6 घंटा। ये तो बहुत आसान निकला, कैलकुलेशन एकदम सीधा है। 6 घंटा अब इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे? किसमें 6 घंटा जोड़ेंगे? 6 AM में 6 घंटा जोड़ेंगे। इसमें जोड़ेंगे 6 घंटा, तो कितना होगा? 12 PM होगा। यहां पे 2 AM और यहां पे 12 PM। 2 AM क्यों? क्योंकि बैक गए। अब देखिए यहां पे 6 AM हो रहे हैं, समझे ना, सुबह का 6 बज रहा है, तो 60 डिग्री वेस्ट मान लीजिए यहां है, यहां रात का 2 बज रहा है। यह ध्यान रखें, कितना बज रहा है? रात का 2। और जबकि सेम टाइम 90 डिग्री है यहां म्यांमार, तो म्यांमार में क्या हो रहा है? दिन का कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, दोपहर का 12। सेम टाइम ब्रिटेन में सुबह सुबह 6 बजा है, और ग्रीनलैंड में कोई एक्सपीरियंस कर रहा है रात के 2, और म्यांमार में क्या हो रहा है? वह दोपहर का एकदम खाना पीना खा के सो रहा है। नहीं, यह गैप है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के कारण, देशांतरीय विस्तार कारण, और पृथ्वी क्या है? घूम रही है, समझे ना। इसी तरह से आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब गुजरात के किसान क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं, गहरी नींद सो रहे होते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के फार्मर क्या करते हैं? खेतों में जाने की तैयारी करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? गुजरात में जब जो है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में जब 6 AM हो रहे हैं, सुबह सुबह खेत जाता आदमी किसान, 6 AM हो रहा है, तो उससे 2 घंटा पहले 4 AM होगा। 2 घंटा पहले 4 AM होगा, तो 4 AM में नींद कितनी अच्छी आती है? नहीं, सुबह का 4 बजे का नींद बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जितनी भी चोरी होती है, जितना भी उल्टा सीधा काम होता है, सुबह कब होता है? 4 बजे होता है। अब देखिए, तो यह कैसे बोला मैंने, यह कैसे स्टेटमेंट निकला? 2 घंटे का गैप। यह देशांतरीय विस्तार है भारत का, समझे। भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। कितने डिग्री देशांतर का गैप है? लगभग 30 डिग्री देशांतर का गैप है ना। 1 डिग्री पर कितना मिनट? 30 डिग्री पर बाय कितना घंटा? 2 घंटा, ठीक है। तो टेक्निकली 2 घंटे का गैप है, लेकिन हमारे यहां क्या किया गया है? एक टाइम मेरिडियन लिया गया है, या क्या है? 82.5। इसके लिए भी इसी का टाइम अप्लाई होगा, और इसके लिए भी क्या होगा? इसी का टाइम अप्लाई होगा, समझे, दोनों का।
82.5 डिग्री क्या है हमारा टाइम मेरिडियन है। तो देशांतर का प्रयोग कहां होता है? किसी भी स्थान के समय के निर्धारण में, समझे। देशांतर में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री GMT लाइन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है एक देशांतर पर कितना मिनट का गैप होता है, कितना होता है 4 मिनट का गैप होता है। ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो 4 मिनट हमारा टाइम क्या होता है, बढ़ता है, और वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो क्या होता है, वो घटता है, समझे। यह टाइम का गैप है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यहां पे लाइन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वह क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते थे, GMT लाइन। एक मिनट देखते हैं कहीं मैप पे होगा, नहीं है, सॉरी। और 180 डिग्री लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, इंटरनेशनल डेट लाइन। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, यह बेरिंग स्ट्रेट है, क्या है नाम है इसका, बेरिंग जल संधि, यहां से यह पास किया है। लेकिन यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, यह जगह जगह से क्या है, ऐसे ऐसे मुड़ गया है, कर्व है। क्यों? क्योंकि किसी यह लैंड मास से पास नहीं किया है, केवल किससे पास किया, यह वाटर बॉडी से पास किया है। लैंड मास से क्यों नहीं पास किया है? क्योंकि लैंड मास से अगर पास करता, मान लो यह आइलैंड होता, यहां का टाइम कुछ और, यहां का डेट कुछ और, नहीं, तो इसलिए इससे बचने के लिए इसको क्या किया गया है, कर्व किया गया है, और इसको केवल वाटर। अब कहोगे सर कर्व क्यों, कैसे किया गया, कैसे क्या है, लाइन पृथ्वी पे रियल में ड्रॉ है, ऑल आर इमेजिनरी लाइन, ये सब आभासी रेखा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों क्या है, इमेजिनरी लाइन है, आभासी रेखा। ऐसा कोई लाइन डिमार्केटेड पृथ्वी पे ऐसा ड्रॉ नहीं है, लेकिन पेपर पे यह ड्रॉ है। इसका एक पर्पस यह भी होता है, इस ड्रॉ ये इन सब चीजों के अलावा किसी भी स्थान का अगर लोकेशन पता करें, जैसे हम कहते हैं भारत का, भारत पृथ्वी पे कहां है, इंडिया कहां है पृथ्वी पे, तो इंडिया पृथ्वी पे कहां होगा, इसका हमको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता रहेगा तो हम बता सकते हैं इंडिया कहां है, इंडिया अमेरिका से कितनी दूरी पे है, अमेरिका और इंडिया के बीच सापेक्षिक दूरी क्या है, सापेक्षिक दिशा क्या है, रिलेटिव डायरेक्शंस भी क्या है। जैसे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्या है यह लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, देखो 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब यहां से यह भी नहीं पता चल रहा है, यहां पे लिखा होना चाहिए नॉर्थ, नहीं 8 डिग्री तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो कहां, यह एक नॉर्थ वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ होगा तब हम समझ पाएंगे। अच्छा, जब भी होगा भारत 0 डिग्री के ऊपर ही होगा, नीचे कभी नहीं हो सकता। और यहां पे लिखा होना चाहिए क्या, ईस्ट या वेस्ट, तो यहां पे लिखा है अगर ईस्ट, तो यह तो तय है जो यह भी 0 डिग्री के क्या होगा, इधर ही होगा, इधर नहीं हो सकता, नहीं। तो इससे हमें लोकेशन, लोकेशनल डायरेक्शन, ग्लोब पे किसी भी प्लेस का कहां है और क्या है यह पता चल रहा है। यह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का इंपॉर्टेंस होता है, समझे। अक्षांश और देशांतर में कॉन्सेप्चुअल चीजें इतना ही है, हम लोगों ने फास्ट में इसको रिवाइज किया है। एक बार मैप पे जरूर आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जरूरी है वो। अब आइए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो सभी मिलेगा एक दूसरे से, सभी एक दूसरे से मिलेगा। क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा है, भारत में पूछा है, जो 82.5 लॉन्गिट्यूड्स जो भारत का टाइम मेरिडियन है, और भारत में कर्क रेखा भी गुजरती है, यह दोनों एक दूसरे को किस प्लेट्यू के साथ कट करती हैं। कौन सा पठार दे रखा है, दंडकारण्य का पठार है, ये एकदम कॉमन सेंस से बुंदेलखंड का पठार है, और बहुत सारे प्लेट्यूज दे रखे हैं। अब देखो 23.5 डिग्री भारत में कहां से गुजर रहा है, राजस्थान, जो कौन कौन सा स्टेट है, यूपी है क्या, नहीं है। अगर बुंदेलखंड देता है तो बुंदेलखंड कहां है, यूपी में, तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर है वह। अगर वहीं पे दंडकारण्य देता है तो इसकी संभावना है। यह ऑल आर कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन,
कहीं से बहुत दिमाग लगाने, बस क्वेश्चन का ये जो है लैंग्वेज और टर्मोलॉजी देख करके घबराना नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। जनरली हम लोग डरते किससे हैं? उसके भाषा से डर जाते हैं, उसके टर्मोलॉजी से डर जाते हैं। उससे डरने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है। अब रेगुलर होंगे, अब क्लास आप लोग की रेगुलर होगी, ठीक है। जल्दी जल्दी कम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। पहला टॉपिक यही हमारा है, कौन सा? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और एकदम फास्ट चलते हैं। वायुमंडल की, अच्छा इसमें हिंदी मीडियम कितने हैं और इंग्लिश मीडियम कितने, फिर से एक बार देखना पड़ेगा हमको। 1 2 3 हिंदी मीडियम, अच्छा, और बाकी सब इंग्लिश मीडियम है। चलिए, क्या नहीं आए हैं? उनका नहीं हुआ था क्या? सब घर चला गया है, ये बड़ा गलत बात है। लेकिन यार ऐसे थोड़ी, मान लो हम एब्सेंट है, टीचर एब्सेंट है, उसका तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। हमें तैयारी थोड़ी करनी है, एग्जाम में किसको बैठना है? डिसिप्लिन सबसे अधिक किसका होना चाहिए? आप लोगों का होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये यही डिफरेंस है दिल्ली के माइंडसेट में और पटना के माइंडसेट में। हम लोग फेस्टिवल के 2 दिन पहले तक हम लोगों के यहाँ माहौल बन जाता है ऐसा, और हम लोग घर चले जाते हैं। और दिल्ली में तैयारी करने वाला जो टॉपर्स वगैरह होता है, इंटरव्यू सुनिएगा, दीपावली छठ 2-3 दीपावली छठ वो दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया, घर नहीं जा पाया। हालांकि घर जाना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि टाइम डिटैचमेंट होता है। 4 दिन अब क्लास इसका बंद हो गया है, अब उसको आने में आज लगता है 1 सप्ताह 10 दिन के बाद मेरी क्लास हो रही है, हमको क्लासरूम नया लग रहा है, बताओ ना। जबकि 1-2 वीडियो कहीं कहीं से रिकॉर्ड करके हम डाले हैं, लेकिन फिर भी हमको क्लासरूम में थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, फ्लो आने में टाइम लग रहा है एज ए टीचर, जबकि इतना दिनों का एक्सपीरियंस है। आप लोगों को कैसा लगेगा? इसलिए क्लास में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। लाइफ के किसी भी पार्ट में अगर आप सक्सेस करते हैं तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और यहीं पे आप अपने आप को अलग कर लीजिए भीड़ से, क्योंकि आप कंटिन्यू है। आपकी तैयारी में कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। भले ही आधे घंटे की पढ़ाई हो, लेकिन रेगुलर होनी चाहिए। तो ये पटना में है गड़बड़ मामला। अभी तो फेस्टिवल का फी सीजन स्टार्ट होने वाला है, दिवाली, छठ, क्या 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 होगा अभी, और अंतिम में गंगा स्नान भी हो जाएगा। अंतिम में गंगा स्नान भी हो जाएगा। हम लोग थोड़ा बैक गियर में चल, रिवर्स गियर पकड़ लिया हम लोगों ने। कहा जाता है, कल ही हम देख रहे थे, हाँ मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आया था, जो पूर्व जन्म की कहानी IIT में पढ़ाई जाएगी। अब पूर्व जन्म की कहानी कहाँ पढ़ाई जाएगी? IIT में। अब बताओ, IIT और हमारा संविधान में लिखा हुआ है, DPSP में लिखा हुआ है, DPSP कहते हैं मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, और IIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में अब क्या होगा? भूत प्रेत पुनर्जन्म की। अरे है भी, तो वह अब आगे निकल चुका है जनरेशन। अब उसको हम लोगों को डिस्कशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। हमारा डिस्कशन का पार्ट जो होना चाहिए वह कुछ और होना चाहिए। रिवर्स गियर में चला गया, हाँ जा गिर गया जी, तो कभी गिर, रखो इसको यहाँ पे, इससे काम कर लेते हैं। तो क्या था हमारा? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना और संगठन। ठीक है, इसमें देखिए सीधे सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, है ना। एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वह क्या है? वायुमंडल वर्कड एज ए लार्ज ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस के रूप में काम करता है, बड़ा ग्रीन हाउस के रूप में नहीं, और वह पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। कितना है पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर? 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर परमिएबल होता है इंसोलेशन के लिए और ओपेक होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। इसी को हम लोग थोड़ा एक फिगर से देख लेते हैं। यह मान लीजिए अर्थ है, इस अर्थ के सराउंडिंग क्या है, यह चारों ओर एटमॉस्फेयर है, which is attached by earth due to their gravitational force। अगर पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का नहीं होता तो पृथ्वी के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर नहीं होता। समझे? अभी एक न्यूज आया है, देखो अंतर है, हम इन दोनों, एक न्यूज बोला जो आईआईटी में अब क्या होगा, पुनर्जन्म की कहानी। कभी हो सकता है जो पृथ्वी शेष नाग पे टिका हुआ इसकी कहानी भी शुरू कर दे। जबकि नासा का एक रिपोर्ट आया, नासा का एक न्यूज़ है अभी रिसेंटली, जो पृथ्वी के इंटीरियर में जो कोर है उसका स्पीड कम हो रहा है और वह रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिससे हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे सीजन में कोई चेंजेस हो। क्योंकि सीजनल चेंज कैसे होते हैं, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और कोर में हाँ इनर पार्ट में, कोर में, नासा का यह रिपोर्ट है। ये डिफरेंस है। देखो दो न्यूज आया है, एक अपने आईआईटी का, एक नासा का, दोनों का साइंटिफिक जो ये है आइडियोलॉजी है, दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे सीजन में हो सकता है ऋतु छोटा बड़ा होने लगे, यह एक अनुमान लगाया गया है। समझे? और यह है 3-4 बार यह पब्लिश हो चुका है, जर्नल में पब्लिश हो चुका है, और यह टाइम टू टाइम होते रहता है। ये जो है टाइम टू टाइम इस तरह से स्पीड कम अधिक रिवर्स डायरेक्शन में, यह अर्थ का यह मैकेनिज्म, नासा इस पर रिसर्च कर रहा है। तो ये जो है अर्थ का जो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है वह भी अर्थ के मूवमेंट के कारण ही डेवलप हुआ है। पता है आपको, अर्थ में अगर गति नहीं होती तो अर्थ के पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट है, जो सबसे अंदर का भाग है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कोर। क्या कहते हैं उसको? कोर। इस कोर का 2 पार्ट है, एक इनर मोस्ट और दूसरा क्या है, आउटर। जो आउटर वाला है वह क्या है समझिएगा, वह सेमी लिक्विड स्टेज में है। क्या है वह? सेमी लिक्विड स्टेज में है। और जो इनर वाला पार्ट है वह सॉलिड है, कॉम्प्रेस्ड गैस है। वह गैसियस स्टेज में गैस पर जब हजारों टन का कॉम्प्रेशनल फोर्स लगा है, दबाव बल लगा है, वह क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड हो गया, जिस कारण से वह क्या है, सॉलिड स्टेज में। क्या हुआ? सॉलिड स्टेज में। और अगर सॉलिड घूम रहा है तो उसके ऊपर कोई लिक्विड है तो वह भी उसके साथ मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता हुआ किसके कारण होता है, प्रेशर और टेम्परेचर से। डायनामो थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक फॉर्मेशन है ना, डायनामो थ्योरी जो कहता है, क्या कहता है, डायनामो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, फ्रिक्शन जनरेट करता है और प्रेशर जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है। यह मैग्नेट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और मैग्नेट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो चुंबक ही तो क्या है, आकर्षण बल है। पृथ्वी का चुंबक ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो सबको क्या करता है, संतुलित करके रखे हुए। तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा नासा का यह रिसेंटली आया, बहुत पुराना भी रिपोर्ट नहीं है, इससे पहले भी आया था, इधर कुछ दिन पहले भी न्यूज में आया। अब देखिए, तो यह अर्थ है, इस अर्थ के सराउंडिंग जो है यह क्या है, एटमॉस्फेयर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। अब पृथ्वी से जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे पृथ्वी का सतह मान लीजिए यह है, यहाँ से ऊंचाई बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है वह क्या होगा, कम होगा। हाइट इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो हैवियर पार्टिकल होंगे वह भी क्या होंगे, वह नीचे कंसंट्रेट होंगे। नीचे से ऊपर जाने पर जो पार्टिकल्स का वेट है वह भी क्या होगा, वह भी डिक्रीज करेगा नहीं। और चूंकि पार्टिकल का वेट डिक्रीज करेगा, इसलिए प्रेशर
बी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हाइट इंक्रीज करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट है ये सारे, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव है। हाइट इंक्रीज कर रहा है, हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना। फिर हाइट इंक्रीज कर रहा है, सॉरी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हैवियर पार्टिकल कहां कंसंट्रेट है, नीचे, इसलिए और साइमल्टेनियसली एयर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। हाइट बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स घट रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स घट रहा है, एयर प्रेशर घट रहा है। एयर प्रेशर घट रहा है, जो भारी गैस है, जो हैवी गैस है, वह भी कहां है, नीचे है। जैसे ऊपर जा रहे हैं तो गैस जो है क्या, लाइट वेट गैस। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स, हैवियर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स आर लोकेटेड इन लोअर एल्टीट्यूड्स, निचले वायुमंडल में लोकेटेड है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता हुआ, हाँ, स्कैटर्ड होता जाता है, विरल होता जाता है। नीचे क्या हुआ, अधिक डेंस है, डेंस एटमॉस्फेयर लोअर एल्टीट्यूड्स में होगा। अधिक हाइट पे क्या होगा, वह क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। ये सब किससे इन्फ्लुएंस है, ग्रेविटेशनल। सबका रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एटमॉस्फेयर का एक सिस्टम समझे। दूसरा, एटमॉस्फेयर क्या करता है, यह अर्थ है, इसके सराउंडिंग यह एटमॉस्फेयर है, यह ग्रीन हाउस का काम करता है। कैसे करता है, यह सन से आने वाले जो सनलाइट है उसके लिए क्या है, यह पारदर्शी है, परमिएबल, ठीक है। जो सनलाइट है वह आराम से एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए कहां पहुंचता है, अर्थ सरफेस तक पहुंचता है ना। और जैसे ही अर्थ सरफेस से यह टकराता है, टकराने के बाद जो वापस लौटता है वह इजीली पृथ्वी से, वायुमंडल से वापस लौट नहीं पाता है। और यही, हाँ, वापस रिट्रेट बैक, जो बैक होता है, हाँ, वह नहीं होता है तो कम होता है, हाँ, वह तेजी से फ्री फ्लो वापस नहीं लौट पाता है। जिस कारण से क्या होता है, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बना रहता है। और इसके इसी मैकेनिज्म के कारण इसको क्या कहते हैं, लार्ज ग्रीन हाउस का काम करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जो सनलाइट आता है यह इंसोलेशन है। यह इंसोलेशन हमेशा किस फॉर्म में होता है, शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। हाँ, किस फॉर्म में होता है, यह शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। शॉर्ट वेवलेंथ होगा तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, अधिक होगी। लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है, हिंदी में क्या होता है, यह लघु तरंग दैर्घ्य। और जब यह पृथ्वी से टकराता है इसको कहते हैं टेरिस्टेरियल रेडिएशन। क्या कहते हैं इसको, टेरिस्टेरियल रेडिएशन। और यह टेरिस्टेरियल रेडिएशन क्या होता है, पार्थिव विकिरण। और यह पार्थिव विकिरण जो रिट्रेट बैक ये होता है, वापस लौटता है, यह क्या होता है, लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होता है। और लॉन्ग वेवलेंथ जो है वह फ्री फ्लो बाहर नहीं निकलता है। लॉन्ग वेवलेंथ होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, जिस कारण से यह बाहर नहीं निकलता है। और पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है, बना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जो मैंने बोला एटमॉस्फेयर वर्कड एज ए लार्ज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो वह यही है। अब आइए ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाँ, हरित ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस मीन्स यही होता है जो आने वाला जो इनकमिंग रेडिएशन है वो कुछ समय के लिए क्या हो, ट्रैप हो जाए और वह धीरे धीरे बाहर निकले। और बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में डिफरेंस हो, बाहर का टेम्परेचर कम भी हो जाए तो अंदर का टेम्परेचर क्या हो, अधिक बना रहे, वही ग्रीन हाउस है। जैसे कि विंटर में देखोगे समर वाला वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, ठंडी में समर वाला, तो देखोगे आप अपने आसपास भी वेजिटेबल फार्मिंग में ग्रीन कलर का वो कवर कर कपड़ा लगाया रहता है, नेट, वह ग्रीन हाउस, वह सनलाइट के लिए इनकमिंग है और टेरिस्टेरियल रेडिएशन को बाहर वह लौटने नहीं देता। पोलर एरिया में भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से होते हैं, ठीक है, पोल्स पे भी।
पोल्स पे भी जो भी सनलाइट आया उसको ट्रैप करके अंदर रख लिया और अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा के रखा तो क्या हुआ वह, हाँ अरे सिंपल है। शीशा लगा होता है ना हमारे घर में, शीशा, खिड़की, विंडो, आप विंडो को ये कर दीजिए, बंद कर दीजिए। विंडो को बंद कर दीजिएगा किसी ओपन प्लेस में जहां पे कि शीशा का, ग्लास का विंडो नहीं है, लकड़ी का विंडो है, उसके टेम्परेचर और उस रूम का टेम्परेचर जिसमें ग्लास का विंडो है उसके टेम्परेचर में डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि ग्लास जो है इनकमिंग तो आने देता है लेकिन बैक जो है उसको लौटने नहीं। इसलिए विंडो में अगर ग्लास लगा हुआ है तो उसको दिन में अगर बंद रखते हैं तो बंद रखिए, शाम में जरूर खोल दीजिए, जो इजीली क्या हुआ, हाँ बाहर निकल जाए, समझे। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, सिंपल साइंस है ये सब। तो यह क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इंसोलेशन, शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ का मामला है। इसके अलावा इस एटमॉस्फेयर में और क्या क्या चीजें होती हैं, यह भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनसीईआरटी लिखता है। एटमॉस्फेयर जो है वह ग्रीन हाउस का काम करता है, सब लोग समझे। जितने भी क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस होते हैं, जलवायु घटनाएं होती है, सब कहाँ होती है, वायुमंडल में होती है। नहीं, जलवायु घटना में क्या क्या आएगा, हवा का चलना, वर्षा होना, है ना, थंडरिंग, लाइटनिंग, ये सब क्या है, क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस है। एयर सर्कुलेशन, वायु परिसंचरण, वह कहाँ होगा, वह यहीं होगा। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में रेन, हाँ सारा कुछ यहीं होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, वो कहाँ हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं। इस तरह से अगर पॉइंट ऑप्शंस दिया रहे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा होता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर के बाद इसका कंपोजिशन, कंपोनेंट्स मींस एटमॉस्फेयर किस किस घटकों से मिलकर बना है, तो किस किस घटकों से मिलकर बना है, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैसेस होते हैं, और क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, और क्या होता है, वाटर वेपर होता है, नहीं जलवाष्प, वाटर वेपर, जलवाष्प। गैस में जो इंपॉर्टेंट गैस है उसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन है, ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो मैं बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन है, नियन है, हीलियम है, ओजोन है, जेनोन है, रेडोन है, ठीक है। उसके बाद डस्ट पार्टिकल का क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर वेपर का क्या, इस सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है और एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कौन करता है, नाइट्रोजन करता है, 78.08%। किसकी भागीदारी है, किसका शेयर है, नाइट्रोजन का शेयर है। यहीं पे थोड़ा चलते चलते एक चीज और समझ लीजिए, यह अर्थ है, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक किसका शेयर है, नाइट्रोजन का शेयर है। अर्थ सरफेस पे सबसे अधिक कौन है, ऑक्सीजन है, एग्जैक्टली। और कंप्लीट अर्थ में कौन सा है, आयरन, हाँ क्या है, आयरन। अब समझिएगा, ऑक्सीजन अर्थ पे है, आयरन गैस नहीं, आयरन ये मिनरल्स के फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन भी यहाँ गैस के फॉर्म में नहीं है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, जैसे फेरस ऑक्साइड, नहीं लोह ऑक्साइड, H2O, नींद आ रही है, हाँ पकड़ा गई, झुकते हुए, जाओ बाहर पानी पी के आओ। तुमको नहीं बोल रहे हैं, जो पकड़ा है उसको बोल रहे हैं, हाँ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ऑक्साइड्स के फॉर्म में, छोड़ते हैं तो निकलता, हाँ लेकिन अमाउंट कम है उसका, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अमाउंट बढ़ेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन सबसे अधिक है, लेकिन वह ऑक्सीजन हमारे लिए यूजेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वह ऑक्साइड्स के फॉर्म में, हमको गैस चाहिए होगा, प्योर ऑक्सीजन चाहिए होगा। क्या H2O, वाटर तो पूरा ऑक्सीजन है जी, तो फिर पानी में क्यों डूब जाते हैं हम,
बॉडी में तो और फटाफट ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह क्या होता है, वह H2O के ऑक्साइड्स के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में, हमको प्योर ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का मामला पानी से बात की तो पानी में एक और ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और वह डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सब नहीं ले सकता है, यूज कर सकता है। कौन यूज कर सकता है? मछली यूज कर सकता है। हाँ, अगर मछली वाला जो ऑर्गन है हमारे बॉडी में भी फिट कर दिया जाए तो हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ले सकते हैं। हाँ, इसलिए बोले वो जो ऑर्गन होता है वो फिट कर दिया जाए तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हम लोग भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, नाइट्रोजन है 78.08%। अर्थ सरफेस पे क्या है सबसे अधिक? ऑक्सीजन है, जो कि ऑक्साइड्स के फॉर्म में हमारे लिए यूजेबल नहीं है। कंप्लीट अर्थ पे कौन सा मिनरल्स है? आयरन। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है 78.08% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन यह भी हमारे डायरेक्ट यूजेबल नहीं है। यह भी कैसे आता है हम तक? नाइट्रोजन साइकिल से आता है, नाइट्रोजन चक्र से आता है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? जैसे चक्र की बात है तो इसमें बहुत सारे लोग चीजों की भागीदारी होगी। नहीं, जैसे चक्र की बात हम लोग करते हैं तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे और वह पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो अब इसमें होता क्या है उसको थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, फिर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स हैं उसको समझ लीजिए। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहता है, इसका यह ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। टूट के क्या बनता है? यह नाइट्रेट और अमोनिया। अब कहेंगे सर टूटता कैसे है? इसके टूटने का एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे थंडरिंग हुआ, लाइटनिंग हुआ, बिजली चमकता नहीं है, उसमें नाइट्रोजन टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, नाइट्रेट और अमोनिया में आता है। नाइट्रेट और अमोनिया में जैसे ही टूटा तो फिर यह वाटर रेनफॉल के थ्रू एवं अदर सोर्स से यह अर्थ सरफेस पे आया। कहाँ आया? अर्थ सरफेस में। रिसीवर जो है इसका वह कौन है? वह ल्यूगिमिनस प्लांट। ल्यूगिमिनस प्लांट का एक कैटेगराइजेशन है, कैटेगरी है, इसमें इंपॉर्टेंट है दलहन। दलहन के पौधे वो ल्यूगिमिनस प्लांट के उदाहरण है। उसके रूट में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्या? राइजोबियम बैक्टीरिया। और यह राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? इस नाइट्रेट को रिसीव करता है। रिसीवर है यह। क्या करता है? यह रिसीव करता है। और रिसीव करके क्या करता है? यह रिसीव करके यह इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ हुआ? ल्यूगिमिनस प्लांट के रूट में। रूट में कौन सा बैक्टीरिया हुआ? राइजोबियम बैक्टीरिया। और इस ल्यूगिमिनस प्लांट से कहाँ गया? कहाँ गया? हम लोग दलहन खाए, हम तक आया, तो नाइट्रोजन हम तक आया। नाइट्रोजन का हमारे बॉडी में जो मिनरल्स होता है वह कौन सा होता है? नाइट्रोजन का एमिनो प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारा है। यह प्रोटीन जो है, क्या उसके बिना हमारा लाइफ संभव है? नहीं है। तो नाइट्रोजन हमारे लिए क्या है? एसेंशियल है। और नाइट्रोजन हमारे लिए ही एसेंशियल नहीं बल्कि सॉइल के हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अगर नहीं होगा तो सॉइल में नाइट्रोजन क्या होगा? उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। फिर उसको हमको क्या करना होगा? सप्लीमेंट नाइट्रोजन। यूरिया। यूरिया क्या है? सोर्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है। अब वह केमिकली हम लोग जो ऑर्गेनिक रूप से पहुंचना चाहिए था वह केमिकली पहुंचेगा तो हमारे लिए हार्मफुल होगा ही कुछ ना कुछ, तो हम उसको यूज करते हैं। तो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है? ल्यूगिमिनस प्लांट में। ल्यूगिमिनस प्लांट के उदाहरण क्या है? दलहन के पौधे। दलहन का पौधा देखोगे तो उसके जड़ में गांठ जैसा बना होता है, हाँ एकदम दिखेगा, वह सब राइजोबियम बैक्टीरिया है, वही उसका रेसिडेंस है, होस्ट करता है। वहीं पर नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। वहीं से फिर वह कहाँ आता है? मटर में, मटर के दाने में, या और डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उसमें। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन है, ठीक है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रोजन जो है वह कन्वर्ट होता है किस में? नाइट्रेट और अमोनिया, और फिर वह एटमॉस्फेयर में क्या होता है? रिलीज होता है। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है वह चलता रहता है। तो नाइट्रोजन समझे क्या है? इंपॉर्टेंट है किसके लिए? हाँ, चलिए
उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। है ही इंपॉर्टेंट? नहीं, ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं किया। प्योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब आपको स्ट्रेस हो, बहुत पढ़ते पढ़ते थक जाए, आसपास बगीचा हो, 10 मिनट जाके वहाँ बैठ जाओ, देखो एकदम फ्रेश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन का बहुत कमी है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन है सब पॉल्यूटेड ऑक्सीजन है। इसका जानते हो, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपको, आपकी वर्क इफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपको तुरंत थकावट महसूस होने लगेगा, आप जो है सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो। इसलिए जब भी ऐसा लगे तुरंत ऑक्सीजन, लंबा सांस, देखो ऑक्सीजन इनहेल होता है। फिर ऑक्सीजन और क्या करता है, जलने में हेल्प करता है? नहीं, ऑक्सीजन के बिना आग लगना संभव नहीं है। और आग लगने से जब किसी की डेथ होती है तो वह किसके कारण होती है, वह ऑक्सीजन के अभाव में होती है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, जब आग लगता है तो जल चुका होता है और वह दम घुटने से होता है, समझे ना। कि ऑक्सीजन के क्राइसिस में, एब्सेंस में क्या होता है, दम घुटता, सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी होने लगता है। क्यों? वही ना, ऑक्सीजन का क्राइसिस, ऑक्सीजन की कमी, और उससे दम घुटने से क्या होता है, लोगों की डेथ हो जाती है। हाँ, आग भी नहीं लग सकता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, सब देखो, ऑर्गन है, ऑर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक अमाउंट में एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस इनर्ट गैस है वह कौन सा है, ऑर्गन ही। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन गलत करवाया है, ओनली वन ग्रीन हाउस नहीं है, गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट है, मेन ग्रीन हाउस गैस है। Apart of carbon dioxide, there are various greenhouse gas which is responsible for global warming. One of them main is carbon dioxide. ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हम लोग हैं। जो वॉल्केनोज हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स है, नहीं है। जो फॉसिल्स फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, जितने भी जीवाश्म ईंधन जलते हैं वह कार्बन से ही बना होता है, और फाइनली आउटकम भी उसका क्या होगा, कार्बन रिलीज करेगा ना। तो वही कार्बन, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल किसका डिपॉजिट है, कार्बन का। कोयला किसका डिपॉजिट है, कार्बन का डिपॉजिट है। और जब जलेगा तो क्या करेगा, कार्बन रिलीज करेगा। तो कार्बन रिलीज करता हो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब इस ग्रीन हाउस का इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि यह लॉन्ग वेवलेंथ को क्या करता है, यह ट्रैप करके रखता है, जल्दी बाहर निकलने नहीं। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ जिसका नाम क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। और यह क्योटो वो इक्वाडोर वाला क्योटो नहीं है, यह कौन सा, जापान वाला क्योटो है। हाँ, जापान के क्योटो में एक प्रोटोकॉल हुआ है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के आधार पर, ठीक है। और उसी में यूएनएफसीसी, और उसमें क्या कहा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को क्या किया जाए, कम किया जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक इकोनॉमिकल मैकेनिज्म भी लाया गया है, जिसमें क्या किया गया है, कार्बन ट्रेडिंग। क्या है यह, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन का व्यापार। और कार्बन के व्यापार में क्या किया गया है, अलग अलग मैकेनिज्म बनाए गए, जिसमें कार्बन का आयात निर्यात एक देश दूसरे देश को कर सकता है। इसमें क्या किया गया, सभी देश का कार्बन कोटा निश्चित किया गया है, जो आप इतना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं। और इस कोटा का निर्धारण किस आधार पे हुआ है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। आपके पास अगर इतना है तो आपको कार्बन उत्सर्जन करने का अधिकार इतना, क्योंकि जनसंख्या, हम लोग कार्बन ही इमिस करते हैं। फिर दूसरा, जनसंख्या के साथ साथ उस जनसंख्या के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, वह भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, चीन और भारत जैसे देशों के पास कार्बन जो कोटा होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन चीन के पास कार्बन कोटा अधिक है, जनसंख्या भी अधिक है, लेकिन उसके पास डेवलपमेंट भी अधिक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी उसका अधिक है, जिस कारण से उसका कार्बन कोटा जो है, अपने कोटा का पूरा वह क्या करता है, यूज कर लेता है। लेकिन भारत के पास क्या है, जनसंख्या अधिक है, लेकिन जनसंख्या के साथ हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों के पास ही से फैसिलिटीज हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है, जिस कारण से जो है हमारे पास कार्बन कोटा जो है वह क्या होता है, हम उसको यूज नहीं कर पाते, वह हमारा बच जाता है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। हाँ,
और कार्बन ट्रेडिंग से सबसे अधिक फायदा किसको हो रहा होता है वर्ल्ड में? भारत को होता है। दो इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे कार्बन का ट्रेडिंग होता है, ये है यूरोपियन क्लाइमेट एक्सचेंज पॉइंट, कार्बन एक्सचेंज पॉइंट, और दूसरा है शिकागो। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में है। हाँ, कार्बन ट्रेडिंग पॉइंट, जहाँ पे कार्बन का क्या होता है? लेन। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कैसे पता चलेगा कोई देश कितना कार्बन उत्सर्जन किया? एक रफ आइडिया होता है जनसंख्या के आधार पे। दूसरा, जैसे पॉल्यूशन वगैरह करवाते हैं हम लोग अपनी गाड़ी का, उसमें रहता है ना कार्बन इमिशन कितना पॉइंट होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, तो सबको एक्युमुलेट किया जाता है, उसके आधार पे फिर एग्रीगेट निकाला जाता है जो पूरे देश का कार्बन उत्सर्जन कैपेसिटी क्या है। ठीक है, फिर एक और गैस है उसके बाद, वो कौन सा है? O3, ओजोन। यह क्या है? यह सूर्य से आने वाले हार्मफुल कौन सा वेव है? हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज को से क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। और यह भी, इसका भी जो है डाइल्यूशन हुआ है, इसका भी जो है जो लेयर है वह लेयर क्या हुआ है? वीक हुआ है। किसके कारण? जो एसी वगैरह से जो गैस निकलता है, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी से निकलने वाला मेन गैस था। अब क्या किया गया, जब न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, कहा गया दूसरा गैस इसमें चेंज करो जो इसके ओजोन डिप्लेशन के रिस्पॉन्सिबल, तो लाया गया PFC कार्बन, पर फ्लोरोकार्बन। फिर लाया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन सब जो है ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओजोन डिप्लेशन के लिए जो सुपरसैनिक जेट विमान चलता है वह भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, ओजोन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट गैस है। तो इसके डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ जो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है क्या? ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जो प्रोटोकॉल हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? क्योटो में। और ओजोन डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कहाँ हुआ है? वह मॉन्ट्रियल में। यह दोनों प्रोटोकॉल याद रखना है। और ये जो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन, नियन, हीलियम, ओजोन, यह ऑर्डर में भी याद रखना है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर के इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, आज हम यही रखेंगे और कल के क्लास में जो है पूरा क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट कर दिए ना, आज से हो जाएगा। कल तक हो सकता है कुछ और बच्चा आ जाए टेस्ट में, तो बहुत बच्चे का